वीडियो में हम दो नॉर्मल सीरीज़, एक ये नॉर्मल सीरीज़, दूसरी ये नॉर्मल सीरीज़, इन दोनों नॉर्मल सीरीज़ के इक्विवेलेंट रिफाइनमेंट निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ श्रेयर थ्योरम। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ऑब्वियसली ये दोनों इक्विवेलेंट अभी नहीं है, दोनों की लेंथ डिफरेंट है, तो ये इक्विवेलेंट हो ही नहीं सकती हैं। हमें इन दोनों के इक्विवेलेंट रिफाइनमेंट निकालना है। तो श्रेयर थ्योरम को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें ये जो नॉर्मल सीरीज़ है उनमें हमें जो सब ग्रुप्स इन्वॉल्व हैं उनको स्पेसिफिक नेम देना पड़ेगा, और इसे हम देंगे फर्स्ट को G1, 12Z को G2, फर्स्ट सीरीज़ में G3, G4 एंड G5। यहाँ पर ये I है, I रन करेगा 1 to 5, और यहाँ पर सेकेंड सीरीज़ में नाम देंगे H1, H2, H3, H4। ये इंडेक्स यहाँ पर जो डिपेंड करेगा J, वो 1 to 4 तक वेरी करेगा। बाय श्रेयर थ्योरम हम जानते हैं कि जो इक्विवेलेंट रिफाइनमेंट निकालने के लिए हमें नए सब ग्रुप्स इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे, और उनकी कैलकुलेशन इस फार्मूले से होती है GIJ, जो कि फर्स्ट नॉर्मल सीरीज़ की करस्पॉन्डिंग रिफाइनमेंट देगा, और HJI जो कि सब ग्रुप्स सेकेंड नॉर्मल सीरीज़ के करस्पॉन्डिंग बनाएगा, और इसकी हेल्प से हम सेकेंड नॉर्मल सीरीज़ के करस्पॉन्डिंग रिफाइनमेंट निकालेंगे। और यहाँ पर I 1 to 5 तक वेरी करेगा और J वेरी करेगा 1 to 4 तक। तो यहाँ पर इन दोनों फार्मूलों की हेल्प से हम इक्विवेलेंट रिफाइनमेंट निकालेंगे। यहाँ पर जो ग्रुप है वो Z है, सेट ऑफ इंटीजर, और ये ग्रुप बनाता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यूजुअल एडिशन। हमें यहाँ जो सब ग्रुप्स हैं उनके लिए हमें पता है सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए कि MZ प्लस NZ ये होता है GCD ऑफ MN टाइम्स Z, एंड MZ इंटरसेक्शन NZ इज इक्वल LCM ऑफ MN टाइम्स Z। ये दोनों फार्मूलों की ज़रूरत हमें पड़ेगी। तो हम जो सब ग्रुप्स है उनका कैलकुलेशन करेंगे। तो फर्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं G11। तो बाय डेफिनेशन G11 हो जाएगा G1 इंटरसेक्शन H1, और चूँकि ग्रुप यहाँ पर एडिशन के रिस्पेक्ट में है तो ये हो जाएगा G2। अब G1 H1 G2 की वैल्यू रखेंगे, तो G1 और H1 दोनों Z है, तो Z इंटरसेक्शन Z प्लस G2 12Z है, तो ये हो जाएगा Z प्लस 12Z, और 1 और 12 का GCD हम लेंगे तो ये Z हो जाएगा। इनफैक्ट श्रेयर थ्योरम से इसे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्ट G1 के बराबर ही हो जाता है। जब J की वैल्यू 1 होती है तो जो सफिक्स में I की वैल्यू रहती है उसके बराबर ही ये हो जाता है, तो इसे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती है यूजुअली, और G1 Z के बराबर है। और जब J की वैल्यू 4 रहेगी तब नेक्स्ट GI प्लस 1 हो जाता है, मीन्स कि GI 1 की वैल्यू हमेशा GI के बराबर होगी, एंड GI जो M है, यहाँ पर M की वैल्यू 4 है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो GI 4 की वैल्यू GI प्लस 1 हो जाएगी। ये हमेशा होल्ड करेगा। अगर J मैक्सिमम है तो नेक्स्ट GI प्लस 1 हो जाएगा, और J इक्वल टू 1 है तो जस्ट जो I की सफिक्स है, जो I है, I की वैल्यू है, वही GI हो जाएगा। तो यूजुअली इसे कैलकुलेट भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। जब हम G12 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो Z इंटरसेक्शन 25Z प्लस 12Z हो जाएगा, और ये 25Z प्लस 12Z हो जाएगा। 25 प्लस 12Z है तो 25 और 12 का GCD आएगा, तो GCD 1 हो जाएगा, तो ये फिर से अगेन Z हो जाएगा।
अगेन जब हम G13 कैलकुलेट करेंगे तो G13 बाई फार्मूला G1 इंटरसेक्शन H3 प्लस G2 हो जाएगी। वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो Z इंटरसेक्शन 100Z हो जाएगा और प्लस 12Z करेंगे तो 100 एंड 12 का जो GCD है वो 4 हो जाएगा, तो हमें आ जाएगा मिलेगा 4Z। अगेन G14 हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ही, चूँकि J की मैक्सिमम वैल्यू 4 है तो Gn4 अपने आप ही G2 के बराबर हो जाएगा और G2 यहाँ पर 12Z के बराबर दिया है। तो मैं एक बार करके दिखा देता हूँ, आगे से मैं डायरेक्ट कर दूँगा। तो जैसे हमने G14 कैलकुलेट किया तो बाय फार्मूला G1 इंटरसेक्शन H4 प्लस G2 हो गया। G1 की वैल्यू Z है, H4 की वैल्यू ट्रिवियल सब ग्रुप है और G2 12Z है, तो ये हमें ट्रिवियल सब ग्रुप आइडेंटिटी सब ग्रुप मिल जाएगा और प्लस 12Z और सम करेंगे तो हमें 12Z मिल जाएगा और 12Z किसकी वैल्यू है, G2 की वैल्यू है। तो ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम J की लार्जेस्ट वैल्यू पर जाएंगे, J इक्वल टू 4 है यहाँ पर लार्जेस्ट मैक्सिमम वैल्यू, तो उस केस में हमें G14 की वैल्यू नेक्स्ट जो G2 है वो मिल जाएगा। अब हम कैलकुलेट करेंगे I इक्वल टू 2 के लिए G21 की वैल्यू जो कि 12Z हो जाएगा। अगेन यहाँ पर देखिए ये G21 की वैल्यू है, यहाँ पर J की वैल्यू लोएस्ट है 1 है, तो अपने आप ही ये G2 के बराबर ही आएगा। 12Z किसके बराबर है, ये G2 के बराबर है, तो इसे भी हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब J स्मॉलेस्ट वैल्यू हो और J या लार्जेस्ट वैल्यू है तो वहाँ पर हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती है, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। G23 की वैल्यू G22 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो फार्मूले से जैसे ही वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, यहाँ G2 की वैल्यू 12Z है, H2 की वैल्यू 25Z है और G3 की वैल्यू 120Z है। तो इंटरसेक्शन है तो दोनों का LCM आ जाएगा, 12 और 25 का LCM 300, तो 300Z हो जाएगा और प्लस 120Z, तो दोनों का GCD निकालेंगे तो 60 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली 60Z हो जाएगा। अगेन G23 हम कंसीडर करेंगे तो बाय डेफिनेशन G2 इंटरसेक्शन H3 प्लस G3 हो जाएगा। G2 की वैल्यू 12Z, H3 की वैल्यू 100Z, इंटरसेक्शन करेंगे तो दोनों का LCM यानी कि 300Z हो जाएगा और प्लस 120Z, तो 120Z यहाँ पर रखेंगे और दोनों का सम है तो दोनों का GCD हो जाएगा। GCD अगेन 60 होगा तो ये 60Z हो जाएगा। अगेन फिर से G24 हमें कैलकुलेट करना है, तो G24 को चूँकि यहाँ पर J इक्वल टू 4 है, लार्जेस्ट वैल्यू है, तो हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। G24 जस्ट कितना हो जाएगा, G3 के बराबर हो जाएगा और G3 कितना दिया हुआ है, G3 दिया हुआ है 120Z, तो हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पर। अगेन I इक्वल टू 3 के लिए सबसे पहला आएगा G31, तो G31 यहाँ पर J की वैल्यू 1 है, लोएस्ट वैल्यू है, तो फिर से हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये अगेन कितना हो जाएगा, जस्ट G3 के बराबर हो जाएगा और ये 120Z दिया हुआ है। जब हम I इक्वल टू 3 लेंगे तो G31 कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर ऑब्वियसली J इक्वल टू 1 है, लोएस्ट वैल्यू है, तो जस्ट ये वैल्यू G3 के इक्वल हो जाएगा और G3 120Z है, तो इसे कैलकुलेट करने की अगेन ज़रूरत नहीं है। G32 देखें तो G32 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ये फार्मूला यूज़ किए हैं, यहाँ वैल्यू सब्सटीट्यूट किए हैं। 120 और 25 का जो LCM है 3000 है, तो ये 3000Z हो गया है और प्लस 240Z हो गया और प्लस करने पर हमें GCD लेना पड़ेगा। GCD लेंगे तो हमें 120Z मिल जाएगा। अगेन फिर से रिपीटेड है, मिल रहा है। नेक्स्ट G33 कंसीडर करते हैं। G3 इंटरसेक्शन H3 प्लस G4 वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं सभी की करस्पॉन्डिंगली वैल्यू। तो जब 120Z इंटरसेक्शन 100Z रहेगा तो LCM अगेन लेना पड़ेगा 120 और 100 का, फिर से 3000 आ जाएगा, तो 3000Z और प्लस 240Z, तो अगेन GCD लेंगे तो 120Z, अगेन रिपीटेड वैल्यू आ रही है G33 की। नेक्स्ट G34 लेते हैं, तो अगेन यहाँ पर J इक्वल टू 4 है, लार्जेस्ट वैल्यू है, इसकी वजह जो G34 है वो उसकी वैल्यू हो जाएगी G4 और G4 दिया हुआ है फर्स्ट नॉर्मल सीरीज़ में 240Z के बराबर। तो नेक्स्ट हमें एक और सब ग्रुप मिल जाएगा। अगेन हम
i इक्वल टू 4 पर आते हैं तो G41 कंसीडर करेंगे। तो G41 1 J की वैल्यू 1 है, लोएस्ट वैल्यू है, इसलिए जस्ट इसकी वैल्यू G4 यानी 240 Z के बराबर हो जाएगी। G42 कंसीडर करेंगे तो G4 इंटरसेक्शन H2 प्लस G5 हो जाएगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और 240 Z इंटरसेक्शन 25 Z करेंगे तो ये 1200 Z हो जाएगा। अगेन G43 की वैल्यू G4 इंटरसेक्शन H3 प्लस G5 240 Z इंटरसेक्शन 100 हो जाएगा, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 1200 Z हो जाएगा। अगेन G44 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर J अगेन 4 है, लार्जेस्ट वैल्यू है, तो G44 की वैल्यू G5 हो जाएगी श्रेयर थ्योरम से। और G5 की फर्स्ट नॉर्मल सीरीज से वैल्यू दी है ट्रिवियल सब ग्रुप 0। तो एक बार अगर हमें ट्रिवियल सब ग्रुप मिल गया तो आगे अभी हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। और अब हम इसका जो फर्स्ट नॉर्मल सीरीज़ का रिफाइनमेंट लिख सकते हैं। जितने भी हमने सब ग्रुप्स कैलकुलेट किए हैं, जो भी नॉन रिपीटेड टर्म्स है वो सभी यहाँ पर रिफाइनमेंट में आ जाएंगे। तो जो फर्स्ट है Z है, Z, फिर अगेन Z रिपीटेड है, फिर नॉन रिपीटेड में 4Z आ रहा है, फिर 12Z आ रहा है, अगेन 12Z रिपीटेड है तो हमें इंक्लूड नहीं करना है, फिर 60Z आ रहा है, अगेन फिर 120Z, अगेन नॉन रिपीटेड में 240Z आया है तो इसको भी रिफाइनमेंट में कंसीडर करना पड़ेगा, और फिर आया है 1200Z। और फाइनली ट्रिवियल सब ग्रुप। जो भी रिपीटेड टर्म्स होंगे उनको 2 बार नहीं लिखना है, जो भी नॉन रिपीटेड सब ग्रुप्स आएंगे उन्हीं को सीक्वेंस से लिखना है जब तक कि ट्रिवियल सब ग्रुप ना मिल जाए। तो हमें फर्स्ट नॉर्मल सीरीज़ का रिफाइनमेंट ये मिल जाएगा, इसको हमने थर्ड इक्वेशन रिप्रेजेंट किया है। अब हम सेकेंड नॉर्मल सीरीज़ की करस्पॉन्डिंग रिफाइनमेंट निकालेंगे। तो फिर से हम श्रेयर थ्योरम का यूज़ करेंगे। श्रेयर थ्योरम में जो सेकेंड नॉर्मल सीरीज़ के करस्पॉन्डिंग जो रिफाइनमेंट निकालते हैं इस फार्मूले से निकालते हैं। यहाँ पर अगेन जो J की वैल्यू 1 से 4 पर वेरी करेगी और I की वैल्यू 1 to 5 में वेरी करेगी। अगेन यहाँ पर ये नोटिस करने वाली बात है, जब I की लोएस्ट वैल्यू यानी कि I की वैल्यू जब 1 होगी तो HJ1 की वैल्यू HJ हो जाएगी, और HJ की वैल्यू सेकेंड नॉर्मल सीरीज़ में दी हुई है। और जब I इक्वल टू लार्जेस्ट वैल्यू यानी कि 5 हो जाएगी तो उस केस में HJ5 की वैल्यू HJ+1 हो जाएगी, और HJ+1 की वैल्यू अगेन सेकेंड नॉर्मल सीरीज़ में हमें मिल जाएगी। तो H11 है जैसे, तो H11 में जो J की वैल्यू है वो 1 है, तो इसकी वैल्यू अपने आप ही H1 के बराबर, H1 किसके बराबर है, Z। तो इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम H1 यानी कि Z के बराबर कर सकते हैं। ये जब J इक्वल टू 1 रखेंगे तो फर्स्ट सफिक्स हमेशा 1 रहेगा, I को वेरी कर रहे हैं तो H12 हो जाएगा फिर। तो ये फार्मूले से G2 इंटरसेक्शन H1 प्लस H2 हो जाएगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 12Z, और H1 की वैल्यू Z है और H2 की वैल्यू 25Z है, सेकेंड नॉर्मल सीरीज़ से हमें मिलेगा। तो 12Z इंटरसेक्शन Z ये 12Z हो जाएगा, और प्लस 25Z, 12 और 25 का जो GCD है वो 1 है, तो इसलिए वैल्यू Z हो जाएगी। अगेन H13 कैलकुलेट करेंगे तो फार्मूले से हमें ये मिलेगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और ये 120Z प्लस 25Z हो जाएगी। 120 और 25 का GCD 5 है तो ये वैल्यू हमें 5Z मिल जाएगी। नेक्स्ट H14 कंसीडर करें तो फार्मूले में जैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे तो G4 की वैल्यू 240Z है, और H1Z है तो 240Z मिल जाएगा, और प्लस 25Z। तो 240 और प्लस 25 की जो GCD है वो अगेन 5 आएगी, तो ये फिर से हमें 5Z मिल जाएगा। H15 हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर 5 I की लार्जेस्ट वैल्यू है, इसलिए H15 की वैल्यू H2 हो जाएगी, और H2 हमें सेकेंड नॉर्मल सीरीज़ से इसकी वैल्यू 25Z मिल जाएगी। अगेन जब J इक्वल टू 2 है तो हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो H21 मिलेगा। तो H21 यहाँ पर जो I की वैल्यू है लोएस्ट है, I इक्वल टू 1 है, इसलिए ये वैल्यू H2 के बराबर यानी 25Z के बराबर हो जाएगी। फिर H22 कंसीडर करें तो ये फार्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 12Z इंटरसेक्शन 25Z,
और प्लस 100Z, 12Z 25Z का जो LCM है 300 हो जाएगा, तो ये 300Z प्लस 100Z और इक्वल टू 100Z हो जाएगा। 300 और 100 का GCD 100 है तो 100Z हो जाएगा। H23 कैलकुलेट करेंगे तो ये G3 इंटरसेक्शन H2 प्लस H3 हो जाएगा फार्मूले से, और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे G3 H2 और H3 की, तो यहाँ पर इतना मिलेगा। और 120 इंटरसेक्शन 25Z की जो वैल्यू है वो हमें LCM से आएगा। 120 और 25 का LCM 600 है, तो ये 600Z हो जाएगा और प्लस 100Z। इसका जो GCD है 600 और 100 का वो 100 हो जाएगा, तो रिजल्टेंट हमें मिलेगा 100Z। अगेन H24 की वैल्यू हम कंसिडर करें तो फार्मूले में जैसे ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, G4 की वैल्यू 240Z और H2 की वैल्यू 25Z, H3 की वैल्यू 100Z, तो 240 और 25 की जो LCM है वो 1200 आएगा, तो हमें मिल जाएगा 1200Z और प्लस 100Z। GCD लेंगे तो अगेन हमें 100Z मिल जाएगा। H25 की वैल्यू अगेन हमें H3 मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर I की वैल्यू फिर से लार्जेस्ट है, तो हमें नेक्स्ट मिल जाएगी वैल्यू H3, और H3 की वैल्यू सेकेंड नॉर्मल सीरीज से 100Z दिया हुआ है। एक चीज़ और यहाँ पर हम देख सकते हैं, जब कैलकुलेशन करते हैं सब ग्रुप्स का, तो हमें चूँकि H25 आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये 100Z होगा, और एक बार 100Z आ गया तो इनके बीच में जो भी H23 है, H24 है, चूँकि H22 की वैल्यू 100Z आई है और H25 की Z भी 100Z होगी, तो डेफिनेटली H23 और H24 ये अपने आप ही 100Z हो जाएंगे। इसको कैलकुलेट आप नहीं भी करना चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। फिर से जब J = 3 कंसीडर करेंगे तो H31 की वैल्यू, चूँकि I 1 है, लोएस्ट है, तो ये H3 हो जाएगी श्रेयर थ्योरम से, और H3 की वैल्यू 100Z दिया हुआ है। H32 बाई फार्मूला G2 इंटरसेक्शन H3 प्लस H4, तो ये 12Z G2 की वैल्यू हो जाएगी, और H3 की वैल्यू 100Z और H4 की वैल्यू ट्रिवियल सब ग्रुप, तो 12 और 100 का जो GCD है, LCM है, वो 300 हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 300Z। H33 की वैल्यू G3 इंटरसेक्शन H3 प्लस H4 फार्मूले से यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 120Z इंटरसेक्शन 100Z की वैल्यू निकालने के लिए 120 और 100 का हमें LCM लेना पड़ेगा, और LCM 600 आ जाएगा, तो 600Z इसकी वैल्यू हो जाएगी, और प्लस आइडेंटिटी सब ग्रुप, तो ये अल्टीमेटली आ जाएगा 600Z। H34 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, फार्मूले में वैल्यू रखेंगे, तो G4 की वैल्यू है 240Z और H3 100Z है, और प्लस आइडेंटिटी सब ग्रुप, तो 240Z इंटरसेक्शन 100Z निकालने के लिए 240 और 100 का LCM लेंगे, और LCM लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1200Z और प्लस आइडेंटिटी सब ग्रुप 0 है, तो ये हमें रिजल्टेंट मिलेगा 1200Z। नेक्स्ट H35 कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर फिर से I = 5 है, लार्जेस्ट वैल्यू है, तो H35 की वैल्यू H4 हो जाएगी, और H4 नॉर्मल सीरीज़, सेकेंड नॉर्मल सीरीज़ से इसकी वैल्यू ट्रिवियल सब ग्रुप 0 दी हुई है, तो एक बार हमें ट्रिवियल सब ग्रुप मिल गया, तो हमें J = 4 के लिए H41, H42, H43 ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आगे वो सभी ट्रिवियल ही मिलेंगे। तो अब हम यहाँ से जो रिफाइनमेंट है सेकेंड नॉर्मल सीरीज़ का वो लिख सकते हैं। तो सेकेंड नॉर्मल सीरीज़ का रिफाइनमेंट लिखने के लिए हम फिर से देखते हैं कि जो भी सब ग्रुप्स हमने कैलकुलेट किया है उनमें जो नॉन रिपीटेड टर्म्स हैं वही आएंगे रिफाइनमेंट में। तो फर्स्ट नॉन रिपीटेड टर्म आपका आ रहा है Z, फिर 5Z आ रहा है, फिर आ रहा है 25Z आ रहा है, उसके बाद नॉन रिपीटेड टर्म में 100Z आ रहा है, फिर अगेन 100Z रिपीट हो रहा है, और उसके बाद नॉन रिपीटेड टर्म में 300Z आ रहा है, और उसके बाद 600Z हो रहा है, और फाइनली आ रहा है 1200Z, और फिर ट्रिवियल सब ग्रुप 0। तो जो सेकेंड नॉर्मल सीरीज़ है उसके करस्पॉन्डिंग जो रिफाइनमेंट मिलेगा हमें ये मिल जाएगा, इसको हमने 4 इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया है, और जो 3 और 4 सीरीज़ है यही एक्चुअली में
आप देख सकते हैं इसको, इक्विवेलेंट की डेफिनेशन चेक कर सकते हैं, ये दोनों इक्विवेलेंट हैं और दोनों रिफाइनमेंट है जो ओरिजिनल नॉर्मल सीरीज़ फर्स्ट और सेकंड दी हुई थी। तो यही हमें निकालना था। तो इसका सोल्यूशन यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। होपफुली आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से कर पाएंगे, इसमें गलत होने के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन जो मेथड है वो बहुत ही आसान है। तो अगर केयरफुली अगर आप हैंडल करेंगे चीज़ों को तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज़ गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बहुत सिली सी मिस्टेक हो सकती है और आपको लगेगा हमने सब कुछ सही किया है और फाइनली नंबर कट के आएंगे। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।